आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव मोशन। वेव मोशन एक ऐसी मोशन है जो कि डिस्टरबेंस की वजह से क्रिएट होती है, डिस्टरबेंस की वजह से ट्रैवल होती है। अब वेव मोशन पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं वेव्स क्या है। अगर मान लीजिए आप पानी में कहीं रुका हुआ पानी है, तालाब है या कोई बड़ा ड्रम है, उसमें पानी है, उसमें एक पत्थर गिराइए तो आपको इस तरह से मूव करती हुई वेव्स दिखाई देंगी। रिपल्स फॉर्म होते हैं वाटर के ऊपर। तो ये क्यों फॉर्म हुई? क्योंकि जब आपने वो पत्थर गिराया था तो उस जगह पे जो पार्टिकल्स थे उनके पोजीशन, उनके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, उनके ऊपर डिस्टरबेंस हुआ, वो नीचे चले गए। अब वो डिफॉर्म होके नीचे तो चले गए, लेकिन अपने साथ साथ चूंकि बगल वाले पार्टिकल्स उनसे जुड़े हुए थे तो वो भी कुछ कुछ करके नीचे चले गए। वो फिर इलास्टिसिटी की वजह से वापस ऊपर आते हैं अपनी जगह, और इस बीच में जो बगल वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे पहुंच जाते हैं एक्सट्रीम पे। और होता ये है कि हर पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगता है। पहले वाले पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस है ये उसके बगल वालों को ट्रांसफर हो जाता है, उनसे जुड़े हुए हो उनके बगल वालों को ट्रांसफर हो जाता है, फिर उनके बगल वालों को, और इस तरह से डिस्टरबेंस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है। ये तो पानी का केस था। ऐसा भी होता है कि अगर कोई मीडियम ना हो तब भी वहां डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर कभी भी कोई डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो ये कहा जाता है कि वो वेव है। If disturbance travels from one point to other, it is called wave. There are two types of wave. First is elastic wave या mechanical wave, and second is electromagnetic wave. जब डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जैसे कि पानी के केस में था, नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगा। ये चूंकि इसके बगल वाला इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो ये भी ऊपर आ गया, और फिर ये धीरे धीरे ये नीचे आने लगा, ये भी नीचे आने लगा, इनका वाइब्रेशन इस तरह से होने लगा। इसके साथ वाले का भी वाइब्रेशन होने लगा। तीनों चारों पार्टिकल्स ऐसे ऐसे अपनी जगह पे वाइब्रेट करने लगे, और आपको जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर जो है डिस्टरबेंस ट्रेवल करता हुआ नजर आने लगा। तो जब भी ऐसा डिस्टरबेंस ट्रेवल होता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड periodic motion of medium particles, then such waves are called elastic wave or mechanical wave. जब भी किसी मीडियम में मीडियम पार्टिकल्स के रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है तो ये इलास्टिक वेव या मैकेनिकल वेव कहलाता है। जो साउंड वेव्स हैं या रिपल्स फॉर्म्ड ऑन वाटर है, या एक रस्सी बांध लीजिए एक साइड पे और दूसरी साइड से उसको ऐसे जर्क दीजिए तो रस्सी के ऊपर आपको जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, ये सब एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव के लिए जरूरी है कि वहां पर मटेरियल मीडियम हो। बिना मटेरियल मीडियम के ना तो मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती हैं और ना वो प्रोपेगेट कर सकती है, ना वो आगे बढ़ सकती है, ना वो पैदा हो सकती हैं। जो डिस्टरबेंस होता है वो पार्टिकल टू पार्टिकल हैंडओवर होता हुआ चला जाता है। दूसरी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब कोई वेव बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती हो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये वेरिंग होती है, वेरी करती रहती है, उनका कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, देन सच वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहाँ एक्स एक्सिस पे ये वेरी करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, और ये वाई एक्सिस के ऊपर वेरी करती हुई मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ये चल किधर को रही है? इधर, इस डायरेक्शन में। ये इनके भी परपेंडिकुलर है, तो इनका मूवमेंट एक जो है वो एक्स एक्सिस पे वेरी कर रही है, दूसरी वाई एक्सिस पे वेरी कर रही है, और जो प्रोपेगेट कर रहा है वो जेड एक्सिस पे वेरी कर रहा है, जेड एक्सिस पे प्रोपेगेशन है। तो अगर ऐसे होता है तो ये आपकी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, गामा रेज हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये होता है, जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको मैकेनिकल मीडियम चाहिए, उनको मटेरियल मीडियम चाहिए, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। किसी भी इलास्टिक या मैकेनिकल वेव
को फॉर्म होने के लिए, उनको पैदा होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली एसेंशियल कंडीशन है कि जो मीडियम है उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि पानी पे पत्थर आपने डाला था, वो पानी का वो वाला पार्टिकल नीचे गया, लेकिन वो ऊपर आना चाहता है क्योंकि वो शेप की इलास्टिसिटी वहां बनाए रखना चाहता है। जो ऊपरी लेयर है उसको सीधा रखना है, तो वो पानी का पार्टिकल वहां से वहां तक ऊपर आ जाता है, ये इलास्टिसिटी कहलाता है। अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना, दैट इज उसका जो प्रयास है वो इलास्टिसिटी है। अब इलास्टिसिटी के अलावा जब वो वहां तक आता है तो वही नहीं रुकता है, वो थोड़ा और ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका जो इनर्शिया है वो काम करता है। इनर्शिया क्या होता है? अगर कोई भी पार्टिकल की कुछ स्पीड है तो वो उस स्पीड को बनाए रखने की कोशिश करता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, तो ये इनर्शिया है। मीडियम में इलास्टिसिटी होना चाहिए, मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि मीडियम में मिनिमम इंटरनल फ्रिक्शन होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम वो ही पत्थर पानी के बजाय अगर हमने शहद में गिराया होता तो क्या वहां वेव फॉर्म होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो शहद है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो 3 एसेंशियल कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि इलास्टिसिटी होना चाहिए मीडियम में, दूसरी कंडीशन है मीडियम में इनर्शिया होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है जो मीडियम है उसमें मिनिमम इंटरनल फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी मीडियम में है तो उस मीडियम में वेव जनरेट भी होगी और प्रोपेगेट भी होगी। अब आ जाता है वेव मोशन। बेसिकली वेव मोशन और वेव में बहुत डिफरेंस नहीं है। वेव तो प्रोड्यूस हो जाती है, और वेव मोशन वो मोशन आपको लगातार दिखाई देना है। अगर नदी में आप कहीं डालेंगे तो आपको एक बार वेव मूव करती हुई दिखेगी, वेव प्रोड्यूस होगी और वो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं थोड़ा सा रुका हुआ पानी है वहां पे कोई पत्थर डालेंगे तो आपको वो मोशन कॉन्टिन्यूअसली दिखती रहेगी बहुत देर तक। तो ये जो मोशन और वेव है बेसिकली एक जैसी सी चीजें हैं, थोड़ा सा फर्क है। अगर कहीं पर कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है थ्रू द मीडियम बिकॉज ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, तो ये आपका वेव मोशन कहलाता है। तो जब भी किसी मीडियम में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स की वजह से, तो ये मोशन जो है वेव मोशन कहलाती है। जिस तरह से बाकी मोशंस के कुछ पैरामीटर्स थे जो उनको डिफाइन करते थे, ठीक वैसे ही आपकी वेव मोशन के भी कुछ पैरामीटर्स हैं जो इसे डिफाइन करते हैं। पहला पैरामीटर टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने में वेव को जो भी टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। नॉर्मली वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी वेव बन रही है, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक एक साइकिल होता है। ये एक साइकिल पूरा करने में लगा हुआ जो टोटल टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। इसका एसआई यूनिट सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेव 1 सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करती है ये उसका फ्रीक्वेंसी होता है, और इसको स्मॉल एन से लिखा जाता है। इसका एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। तीसरा वेवलेंथ, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेव इन 1 साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जो लीनियर डिस्टेंस कवर होता है, वैसे तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो यहां से लेके यहां तक हो रहा है, आपको देखिए दिख रहा है यहां से यहां तक, लेकिन जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहां तक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। इसको लैम्डा से लिखा जाता है वेवलेंथ को, और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। चौथी है वेव वेलोसिटी, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कवर्ड बाय वेव इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर हम एक साइकिल की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो लैम्डा है, और एक साइकिल में जो लगा हुआ टाइम है वो टी है। एक साइकिल में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो लैम्डा है और टाइम है वो टी है। तो लैम्डा अपॉन टी ये आपका वेव वेलोसिटी v के बराबर होता है। इसकी एसआई यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड होती है। अब यहाँ पर हम आपको एक रिलेशन निकाल के दिखाते हैं बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी। हम बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एक साइकिल में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेवलेंथ होता है, और एक साइकिल में लगा हुआ टाइम t होता है। वेव वेलोसिटी बाय डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो ये आपका लैम्डा अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन टी के बराबर होती है, इसलिए 1 अपॉन टी की जगह हमने रखा n,
और यहाँ पर आपको आ गया v इज इक्वल टू n लैम्डा। ये रिलेशनशिप है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी के बीच में। सो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। कई बार ये एक्सप्रेशन आपको ऐसे पूछा जाता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी, उस केस में भी आपको यही एक्सप्रेशन डिराइव करना है। नॉर्मली जो आपको ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है वो यही आता है कि ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, वो आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ वेव मोशन पे। 2 तरह की वेव मोशन होती है, पहली होती है ट्रांसवर्स वेव मोशन और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होती है? जब मीडियम पार्टिकल्स जो हैं वो जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने पानी में देखा था पत्थर डाल के, जो वेव है वो तो बाहर की तरफ चलती है इस तरफ, लेकिन जो मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, वो इस तरह से होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में वेव का हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। ट्रांस का मतलब क्रॉस। तो व्हेनेवर द पार्टिकल्स वाइब्रेट इन क्रॉस पोजिशन और ट्रांस पोजिशन टू द propagation of direction of propagation of wave, then it is called transverse wave motion। ये आपको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जांपल। ये मान लीजिए हम इस पार्टिकल की बात करें, आपको ये पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता हुआ दिखेगा। देखिए ये जो गोला बना रखा है हमने पार्टिकल का, वो पार्टिकल अपनी जगह पे ऊपर से नीचे वाइब्रेट कर रहा है। किसी और पार्टिकल को ले लीजिए, ये अपनी जगह पे ऊपर से नीचे वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन जो वेव का मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो मीडियम पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मोशन के एग्जांपल्स जो रिपल्स फॉर्म्ड ऑन वाटर सरफेस है, सीस्मिक वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, रोप पे बंधी हुई रोप पे अगर एक तरफ से जर्क दिया जाए तो उस पे ट्रैवल करने वाली वेव है, रेडियो वेव्स हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स के। ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो क्रेस्ट और ट्राउ के फॉर्म में मूव करती हैं। ये आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। क्रेस्ट क्या होता है? ये आपका वेव ट्रैवल कर रही है इस लाइन, ये इसकी मीडियम जो सेंटर पोजीशन है या मीन पोजीशन है वो ये है। इस मीन पोजीशन से एक जो पार्टिकल है वो इन दोनों साइड्स पे वाइब्रेट करते हैं। जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो फारदेस्ट पार्टिकल होता है वो क्रेस्ट कहलाता है, फारदेस्ट पॉइंट जो होता है वो क्रेस्ट कहलाता है ये। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट जो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, ये आपका ट्राउ कहलाता है। तो ये आपका क्रेस्ट और ट्राउ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। 2 क्रेस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, 2 साथ साथ के बराबर वाले जो 2 क्रेस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ लैम्डा होता है, या 2 बराबर कॉन्जिक्यूटिव जो ट्राउज होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है। और ये जो एक क्रेस्ट और एक ट्राउ को मिला के जो बनता है ये तो कंप्लीट साइकिल बन ही रहा है, तो ये तो लैम्डा के बराबर होता ही है। इनके बेसिस पे आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन की। पहला, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। दूसरा, वेव क्रेस्ट और ट्राउ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तीसरा, एक क्रेस्ट और एक ट्राउ मिला के एक साइकिल बनता है। चौथा, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव यानी बिल्कुल बगल वाले क्रेस्ट हैं या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राउज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। मीडियम को इलास्टिसिटी ऑफ शेप चाहिए होता है इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। सो ट्रांसवर्स वेव का ट्रैवलिंग या जनरेशन या प्रोपेगेशन तभी हो सकता है जब मीडियम में इलास्टिसिटी ऑफ शेप हो। जो सबसे दूर वाला पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो क्रेस्ट कहलाता है, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है वो ट्राउ कहलाता है। रिपल्स फॉर्म्ड ऑन वाटर, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे ट्रैवल करने वाली वेव, लाइट वेव्स, ये सब एग्जांपल्स हैं ट्रांसवर्स वेव मोशन के। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही है। मान लीजिए वेव जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो मीडियम पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो इस तरह से होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब मीडियम पार्टिकल इसी तरह से वाइब्रेट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे कि जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा,
और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जहां पे नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हो जाती है उसमें, कुछ ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे ऐसे, जो जहां पर मीडियम पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस से कम है, ये वाला पार्ट, ये कहलाते हैं कंप्रेशन। और जहां पर मीडियम पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा है, ये वाला पार्ट, ये कहलाते हैं आपके ट्राउ। तो ये आपका क्रेस्ट है जहां पर बहुत बारीक बारीक है, और ये जहां पर दूर दूर है, ये आपका ट्राउ है। तो ये वेव जो है वो क्रेस्ट और ट्राउ के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जो साउंड वेव्स हैं या स्प्रिंग पे ट्रैवल करने वाली वेव्स हैं, या एक कोई आपका खिलौना आता है जिसको रबर से बांधा होता है, आप ऐसे ऐसे खींचते हैं उसको तो वो लंबा चला जाता है, फिर पास आ जाता है, फिर लंबा चला जाता है, स्लिंकी टॉय कहलाता है, स्ट्रेच्ड स्लिंकी टॉय। इसके ऊपर ट्रैवल करने वाली जो वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। ये देखिए, आपको यहाँ पर मैंने एक इसमें वीडियो टाइप का है, इसमें भी एनिमेशन में आपको दिखाया हुआ है मैंने कि किस तरह से वेव स्प्रिंग पे ट्रैवल कर रही है। ये जब स्प्रिंग पे ट्रैवल करती है तो ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट जो जहां पे पास पास है, ये आपका कंप्रेशन है, और ये वाला पार्ट जहां पे बहुत दूर दूर है, ये आपका रेयर फैक्शन है। तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के फॉर्म में ये वेव ट्रैवल करती है। यहाँ पर दिखा देती हूँ पहले आपको फिगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पोर्शंस तो ऐसे हैं, ये तो नॉर्मल डिस्टेंस है, ये नॉर्मल से ज्यादा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल से कम है। तो ये वाला पोर्शन जहां पे नॉर्मल से कम है, ये कंप्रेशन कहलाता है। ये वाला पोर्शन जहां पे नॉर्मल से ज्यादा है, ये रेयर फैक्शन कहलाता है। और ये पूरी की पूरी वेव कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस के फॉर्म में ट्रैवल करती है। दो कंप्रेशंस के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस इसकी प्रॉपर्टीज पे। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी, जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, अलोंग द डायरेक्शन। याद रखने के लिए, ट्रांस द डायरेक्शन ट्रांसवर्स वेव, अलोंग द डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव जो है कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करती है। एक कंप्लीट कंप्रेशन और एक कंप्लीट रेयर फैक्शन मिला के वन साइकिल बनाता है। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कॉन्जिक्यूटिव रेयर फैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। इस वेव को जनरेट और प्रोपेगेट करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम चाहिए होता है। मीडियम का वो पार्ट जहां पर मीडियम पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस उनके नॉर्मल डिस्टेंस से कम होता है, वो कंप्रेशन कहलाता है। और वो पार्ट जहां पर उनके बीच का डिस्टेंस नॉर्मल डिस्टेंस से ज्यादा होता है, ये रेयर फैक्शन कहलाता है। साउंड वेव्स, वेव्स ऑन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, वेव्स ऑन स्लिंकी टॉय, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के। इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है आपको, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 8 डिफरेंस आप इसमें लिख सकते हैं, 6 यहाँ है, मैं 2 आपको और बता दूंगी। ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बीच में डिफरेंस। पहला डिफरेंस, जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है। जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो मीडियम पार्टिकल्स का वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव होता है। दूसरा डिफरेंस, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, तो यूनि डायरेक्शनल होती है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इधर मूव कर रही है तो इधर वाइब्रेट कर रहा है, तो ये बाई डायरेक्शनल होती है। तीसरा डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना तो उसको पोलराइज किया जा सकता है ना उसका अलाइनमेंट हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव को जो है उनको पोलराइज भी किया जा सकता है, उनका अलाइनमेंट भी होता है। चौथा डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये किसी भी मीडियम में, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, सब में ये मूव करती हैं। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो केवल सॉलिड और लिक्विड में मूव करती हैं, क्योंकि इनको इलास्टिसिटी ऑफ शेप चाहिए होता है, और शेप का इलास्टिसिटी सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होता है, गैस में नहीं होता। पांचवा डिफरेंस, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है इनको इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम चाहिए होता है, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव हैं
उनको इलास्टिसिटी ऑफ शेप चाहिए होता है। छठा डिफरेंस, जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो रेयरफैक्शन और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, जबकि जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो क्रेस्ट और ट्राउ के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। सातवां डिफरेंस आप इनके बीच में लिख सकते हैं कि जो आपकी साउंड वेव्स हैं या जो आपकी वेव्स ट्रेवलिंग ऑन स्प्रिंग हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जबकि लाइट वेव्स हैं या वेव्स ट्रेवलिंग ऑन वाटर ये आपकी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। आठवां डिफरेंस आप इनका ये लिख सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उनका फिगर आप अलग बना दीजिए और जो ट्रांसवर्स वेव है उनका फिगर अलग बना दीजिए। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बना दीजिए और ये जो ट्रांसवर्स वेव वाला था ये आप ट्रांसवर्स वेव में बना दीजिए। आप इतना करने के अलावा भी अगर आप लिखने के लिए भी चाहते हैं तो एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वेवलेंथ होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या 2 कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शंस के बीच का डिस्टेंस होता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्राउज के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ होता है। तो इस तरह से आप अगर इनकी प्रॉपर्टीज आपको ठीक से याद होंगी तो आप बहुत आराम से इनके बीच में 8 से लेके 10 डिफरेंसेस तक लिख पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं साउंड वेव्स। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का या इस पोर्शन का, वेव्स एंड वेव मोशन वाले पोर्शन का लास्ट टॉपिक है। साउंड वेव्स आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है यहाँ पर क्योंकि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है अकाउस्टिक्स वो साउंड वेव्स से शुरू होता है। साउंड वेव्स मैंने आपको पीछे बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल है और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें भी मैकेनिकल वेव्स का एग्जाम्पल है, यानी कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं, इसलिए उनको मटेरियल मीडियम की जरूरत है जनरेशन और प्रोपेगेशन के लिए। आप ऐसे सोचिए, मैंने आपको बताया कि जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैं। आप देखिए जो सन से लेके आपके पास तक जो सन की हीट है वो भी आ जाती है और जो सन की लाइट है वो भी आ जाती है, लेकिन सन पे हजारों तरह की वॉइसेस साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आपके पास तक नहीं आती क्योंकि सन से अर्थ के बीच में, सूर्य से अर्थ के बीच में बहुत सारा हिस्सा है जो वैक्यूम है, जहां कोई मीडियम नहीं है, इथर है, जहां पर कोई मीडियम नहीं है। अब जहां मीडियम नहीं है वहां से साउंड वेव्स तो ट्रेवल नहीं कर पाती क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, लेकिन जो लाइट है या हीट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में वहां से ट्रेवल करके हमारे पास तक आ जाती हैं। तो जो साउंड है इसको मटेरियल मीडियम चाहिए जनरेशन और प्रोपेगेशन के लिए। वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं कर सकती, इनकी वेलोसिटी वैक्यूम में 0 होती है। एयर में एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो साउंड की वेलोसिटी है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है और ये 1.61 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ जाती है पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा तो साउंड की वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। इस तरह से आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए 21 डिग्री पे जो साउंड की वेलोसिटी है वो 332 मीटर पर सेकेंड है एयर में और टेम्परेचर बढ़ के 22 डिग्री हो जाता है तो वेलोसिटी जो है वो 332.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है साउंड वेव्स की? जो साउंड वेव्स है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली वो साउंड है जो 20 हर्ट्ज से कम है, ये इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं और ये हमको सुनाई नहीं देती। इसके अलावा इन चूंकि बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं तो इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है। आपने पीछे पढ़ा, पहले आपने पढ़ा होगा, यहाँ तो नहीं है, जो एनर्जी E होती है वो H इंटू न्यू के बराबर होती है। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, तो H तो कांस्टेंट है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो जाता है फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो चूंकि जो आपकी इंफ्रासोनिक्स है वो लो एनर्जी वेव्स होती हैं तो वो हमारे बहुत कम काम आती हैं, लेकिन जो ऑडिबल साउंड है
सेकेंड रेंज और थर्ड रेंज जो कि अल्ट्रासोनिक्स है वो हमारे काम आती है। अब देखिए जो 20 हर्ट्ज से कम वाली है वो इंफ्रासोनिक्स, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच वाली जो है वो हमको सुनाई देती है, इसलिए हमारे लिए यूजफुल है, वो आपकी ऑडिबल रेंज। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली जो साउंड है वो ह्यूमन ईयर्स को वैसे तो इनऑडिबल है, लेकिन उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, हाई एनर्जी वेव्स हैं, तो हम उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। जो साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, डिफ्रैक्शन इस तरह के फिनोमिना शो करती हैं। और इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहिए तो